नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है नए सेशन के साथ। आज एक ऐसा सेशन है जहां से आपको सीधे सवाल देखने को मिलेंगे। जी हाँ, वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर जेल प्रेरी में अलग से ये टॉपिक दे रखा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। देखिए, हम पढ़ रहे थे आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। आप प्लेलिस्ट में जाके इसके शुरुआती 2 वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहां से सवाल आपको सीधे मिल जाएंगे एग्जाम में। इसके एक वीडियो ये, एक वो वीडियो और आएगा, और उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव की क्लास भी मैं लेके आऊं, तो आपके 5-10 नंबर का ये जो टॉपिक है 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति या योजना, खासकर भारत के बारे में अध्ययन करेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए देश राष्ट्रीय नीति और योजना, कौन सी योजना बनाता है और कौन सी राष्ट्रीय नीति बनाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर सूचना मिलती रहे। तो जी हाँ, और यदि आपको टेस्ट सीरीज देनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्ले स्टोर या गूगल पे जाके अपना ऐप गोल गुरु अकेडमी के नाम से है, उसको डाउनलोड कर लें। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन का विकास, जो भारत देश है इसमें आपदा प्रबंधन का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन को समयबद्ध दृष्टिकोण और संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। मतलब भारत में आपदा प्रबंधन का जो विकास है वो एक संस्थागत ढांचे के रूप में हुआ है। संस्थागत संरचना निर्मित की गई है यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए। 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक IDNDR की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक कब घोषित किया गया? 1990 को घोषित किया गया। याद रखना, यहां से सवाल बन सकता है। अब देखिए, भारत में कृषि मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। यहां से सीधे सीधा फैक्ट बनते हुए, कोई ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। वैसे समझ भी सकते हो, क्योंकि आपदा प्रबंधन ऐसी चीजें हैं जिनको हम दैनिक जीवन में काम ले सकते हैं, कि किस प्रकार से कभी कोई आपदा है तो हम प्रबंध करेंगे। तो ये वैसे तो सामान्य जानकारी है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट आएंगे जो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो भारत में कृषि मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना किसके तहत? भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत। अब देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है? पहले की क्लास में भी हमने पढ़ा था, यहां पर फिर से पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, सबसे पहले आपको सवाल पूछा जा सकता है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया, जिसके तहत त्रिस्तरीय संरचना, किस प्रकार से संरचना निर्मित की गई? त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की गई। जैसे भारत में पंचायती राज की संरचना, वैसे ही आपदा प्रबंधन की त्रिस्तरीय संरचना है। पहली कौन सी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। दूसरी है राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण। तीसरी है जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण। तीनों आपको आराम से याद रह जाएगी, कोई लंबा चौड़ा ऐसा लफड़ा है नहीं। NDMA, SDMS, DDMS, तीनों याद रह जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण। भारत में जो है आपदा प्रबंधन का ये त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का ढांचा, जो सबसे ऊपर है, जो टॉप है, वहां पर संस्था का ढांचा कैसा है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का समन्वय गृह मंत्रालय MHRD द्वारा किया जाता है। आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। ठीक है भाई। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले प्रमुख संस्थान कौन कौन से? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर संस्था के ढांचे में जो है गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन से प्रमुख जो है संस्थान है, काम करते हैं। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण इसके तहत काम कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF काम कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान NIDM काम कर रहा है। होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा बल काम कर रहा है, और सशस्त्र बलों का सहयोग भी लिया जाता है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। आपको ऑप्शन में अप्लाइड सवाल ही आएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्था के ढांचे के अंतर्गत गृह मंत्रालय के समन्वय द्वारा कौन सा स्तर काम नहीं कर रहा, या कौन सी प्रमुख संस्थान है वो काम नहीं कर रही। 4 नाम यहां से दे देंगे,
3 यहाँ से दे देंगे, एक कहीं और से दे देंगे। तो आपको याद रखना है, देखिए राष्ट्रीय स्थापत्य ढांचा जो है वो समन्वय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है इनका, और इसके अधीन प्रमुख संस्थान है NDMA, NDRF, NIDM, होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा बल और सशस्त्र बल जो है उनका भी सहयोग लिया जाता है। आगे देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच किस प्रकार से NPDRR काम कर रहा है। ये आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति निर्माण का कार्य कर रहा है, बहुहित निकाय है। अब देखिए, आपको पूछे कि बहुहितकारक निकाय और आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति का निर्माण कौन करता है, तो ये करता है भाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच है वो काम करता है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। NPDRR की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे नीति आयोग है ना, उसी तरीके से कुल मिला के ढांचा है वैसा लगभग। तो इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य हितकारी होते हैं। ये इसके सदस्यों में शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। और इसका काम क्या है? नीति निर्माण और बहुहितकारी, मतलब एक से अधिक हित साधने का काम भी ये करता है। कौन? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच तैयार किया गया है वो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थागत तंत्र। अब हम जो ढांचा है संस्थागत ढांचा, उसको व्यवहारिक रूप से पूरा पढ़ेंगे। परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। भारत में आपदा प्रबंध अधिनियम कौन सा है? 2005 के तहत एक संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। इसमें केंद्र, राज्य व जिला स्तर, हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है कि केंद्रीय स्तर पर है, बोले तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसका संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। पर विभिन्न प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका अलग अलग रूप में तय की गई है कि आप जिले स्तर पर यह काम करोगे, आपकी ये भूमिका है, राज्य स्तर पर इन लोगों की भूमिका रहेगी, राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों की भूमिका रहेगी। आगे देखिए, प्रमुख संस्थान व समितियां कौन कौन सी है। शीर्ष स्तरीय निर्णय निकाय पहली है। शीर्ष स्तरीय निर्णय निकाय, इसमें कौन कौन सी संस्थाओं को शामिल किया गया है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS, पहली कौन सी है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS। ये आपदा प्रबंधन से जुड़े उच्च स्तरीय निर्णय लेती है। आपको सवाल पूछ सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? CCS के द्वारा लिए जाते हैं। CCS, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, ये एक शीर्ष स्तरीय निर्णय निकाय है। दूसरा कौन सा? राष्ट्रीय संकट प्रबंध प्राधिकरण, राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति NCMC। NCMC पहली कौन सी? CCS, दूसरी कौन सी? NCMC। ये क्या है? ये है शीर्ष स्तरीय निर्णय निकाय है दो। तो पहले का काम क्या है? आपदा प्रबंधन से जो उच्च स्तरीय निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं इसके द्वारा। राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति का कार्य क्या है? ये सुरक्षा संबंधी आपदाओं जैसे आतंकवाद, अपहरण आदि के लिए बनाई गई है। बहुत बार देखते हो ना आतंकवादी घटनाएं, वर्तमान में तो काफी कम हो चुकी है, अपहरण होते रहते हैं, है ना। ये संकट अपने देश में अमूमन देखा जाता है। तो इसके लिए काम कौन करता है? राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति NCMC। आपको पूछ सकते हैं आतंकवाद जैसे जो आपदाएं आती है, अपहरण जैसी जो समस्याएं आती है, उनके निपटारे के लिए कौन सी समिति काम करती है, कौन सा उच्च स्तरीय निकाय काम करता है? तो NCMC काम करता है। आपदा प्रबंधन से जुड़े उच्च स्तरीय निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? CCS के द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे एग्जाम में सवाल आएंगे भाई आपदा प्रबंधन से संबंधित। तीसरी है उच्च स्तरीय निकायों में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति CCS। दूसरी कौन सी है? NCMC। NCMC ये क्या है? दोनों उच्च स्तरीय निकाय। तीसरा कौन सा है? NEC। ये तीनों क्या है? उच्च स्तरीय निकाय है। उच्च स्तरीय निकाय जो आपदा प्रबंधन का त्रिस्तरीय ढांचा है, उसमें जो राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है उसमें इन तीनों को हम शामिल करते हैं। CCS, NCMC,
NEC ये क्या करता है, आपदा प्रबंधन से जुड़े उच्च निर्णय लेती है। ये क्या करती है, आतंकवाद या अपहरण जैसी जो समस्याएं होती है उनका निपटारे के लिए काम आती है। और NEC क्या काम है भाई, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का, इसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। ऐसे फैक्ट खास तौर पे याद रखा करो भाई। इसका नेतृत्व कौन करते हैं, कैबिनेट सचिव करते हैं। NEC का नेतृत्व कैबिनेट सचिव के द्वारा किया जाता है। ये आपदा प्रबंधन नीति निर्माण में मदद करती है। ये भाई नीति का जो निर्माण किया जाता है उसमें ये मदद करती है। कौन सी, NEC। इसमें ऊर्जा, रक्षा, जल संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, दूरसंचार आदि से संबंधित अधिकारी शामिल होते हैं। इन सभी जो है विभागों के जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनको इसमें शामिल किया जाता है ताकि वो नीति निर्माण में मदद कर सके। ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करती है राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। तो ये 3 उच्च स्तरीय निकाय है, CCS, NCM, NEC, तीनों याद कर लेना। आगे देखते हैं, उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान एवं बल। उसके बाद है राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। वो तो थी शीर्ष स्तरीय निकाय, मतलब जहां से नीति निर्माण या निर्देश दिए जाते हैं। अब जो संस्थागत ढांचा है उसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान व बल कौन कौन से हैं, राज्य स्तर पर कौन से काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर कौन से काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय एवं राज्य जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र जो है किस प्रकार से विकसित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र। इसमें पहला है NDM है, हम शुरुआत में इसको थोड़ा बहुत देख चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण नेशनल लेवल पर काम करता है, NDMA। स्थापना कब होती है, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। NDMA के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के PM होते हैं। वर्तमान में कौन है, तीसरी बार बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। कार्य क्या है भाई इसका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना तैयार करना। योजना तैयार करना, अरे जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तो योजना तो वही तैयार करेगा ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन तंत्र है, इसमें देखिए आपदा प्रबंधन के लिए जो योजना तैयार करता है वो करता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और इसका जो है निर्माण या ये स्थापित आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत किया जाता है। और क्या काम है, विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को दिशा निर्देश का प्रदान, दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाना, विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को दिशा निर्देश देना और राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी करना कि लोगों को आपदा के संकट से जूझने के बाद राहत मिली या नहीं मिली, उनका पुनर्वास हुआ कि नहीं हुआ, इन चीजों को देखने के लिए, उनकी निगरानी रखने के लिए इसका निर्माण किया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो दूसरा है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF। ये एक फोर्स है जो आपदा राहत कार्य की स्थिति पैदा करती है या आपदा से ग्रसित लोगों की सहायता करती है। आपदा की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्य, सबसे पहले बोलते हैं ना कोई संकट आया तो फौजी काम करेगा। ये NDRF जो है, ये जो फोर्स है वो त्वरित, जहां आपदा में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए त्वरित राहत व बचाव कार्य किसके अभियान में चलाया जाता है, NDRF का अभियान वो होता है। तो आपदा की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्य किसके द्वारा, NDRF के द्वारा किया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, NDMA पढ़ा, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वो दिशा निर्देश करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं, दिशा निर्देश, योजना और निगरानी का काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, ये त्वरित राहत व बचाव कार्य करता है। यहां से देखना आपको सवाल किस तरीके से मिलते हैं। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आए। बहुत आसान सा टॉपिक है। ये चीजें कौन कौन से बल है, कैसा ढांचा है, किसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या है, ऐसे ही अप्लाइड सवाल पूछेंगे। और क्या पूछेंगे भाई इनसे, देखिए संरचना। NDMA के अंतर्गत कार्य करता है कौन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसमें 12 बटालियन शामिल है, जिसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी शामिल करते हैं, ITBP,
भारत तिब्बत पुलिस बल है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। ये सारी जो है ये इसके अंतर्गत काम करते हैं भाई। विशेषता क्या है? प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं में राहत कार्य। सीधी सी बात है, राहत कार्य है, चाहे वो फिर मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो। मानव निर्मित आपदाएं कौन सी होती है, प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। पूर्व स्थिति निर्धारण प्रीपोजिशनिंग के आधार पर कार्य करता है कि यहाँ पर ये समस्या हो सकती है, यहाँ पर ये आपदा हो सकती है, तो ये बटालियन है या बल है पहले ही एकदम रहता है तैयार। तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, एनडीएमए, एनडीआरएफ, और तीसरा है एनआईडीएम। इसका कार्य क्या है? आपदा प्रबंध क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीतिगत सलाह देना। क्या काम है भाई? एनआईडीएम का है कि आपदा प्रबंध क्षेत्र में अनुसंधान, नए नए अनुसंधान करने, आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य और नीतिगत सलाह देना, ये सलाह भी दे देता है। तो ये 3 काम है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला ढांचा है उसमें ये तीसरी संस्था हमने पढ़ी है, राज्य सरकारों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना इसका और कार्य है। तो राज्य सरकारें उनको तकनीकी सहायता कौन करता है या तकनीकी सहयोग कौन प्रदान करता है? एनआईडीएम। 3 पढ़ी राष्ट्रीय स्तर के ढांचे में, एनडीएमए, एनडीएमए, एनडीआरएफ, और ये पढ़ी है एनआईडीएम। ये संस्थागत जो ढांचा है त्रिस्तरीय, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर 3 फोर्स काम कर रही है। उससे पहले हमने 3 जो पढ़ी वो नीति निर्माण वाली संस्था है, उच्च स्तरीय संस्था है, उच्च स्तरीय ढांचा, उच्च स्तरीय निकाय है जहां से इनको निर्देश दिए जाते हैं। तो 3 पढ़ ली, एनडीआरएफ, एनडीएमए और एनआईडीएम। आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र किस प्रकार से विकसित किया गया है। पहले उच्च स्तरीय निकाय हमने पढ़ी, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो है संस्था का ढांचा कैसा था, और अब देख रहे हैं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र किस प्रकार से विकसित किया गया है। तो देखिए इसमें पहली है राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, एसडीएमए। जिस प्रकार से नेशनल लेवल पर आपदा प्रबंध प्राधिकरण है, वैसे ही राज्यों में भी राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का जो है निर्माण किया गया है। अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री? याद रखना भाई, ऑप्शन में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फलाना मंत्री। तो वहां पे टोटली डापाचूक, वहां परीक्षा हॉल में कुछ भी याद नहीं आता। भले ही नाम मुख्यमंत्री देखने में बहुत सरल हो, राज्यपाल भी बहुत सरल है, प्रधानमंत्री भी सरल है, राष्ट्रपति भी सरल है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में पेपर सामने होता है और कोई सहयोग करने वाला नहीं होता तब बंदा कंफ्यूज हो जाता है। याद रखना एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्य क्या है? राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध नीति। वैसे ही है भाई, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंध प्राधिकरण काम करता है वैसे ही राज्य में ये काम करता है एसडीएमए। प्रबंध नीति तैयार करना, पूर्व तैयारी व राहत कार्य सुनिश्चित करना और दिशा निर्देश देना, वही काम है जो राष्ट्रीय स्तर पर है प्राधिकरण के। राज्य कार्यकारी समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। देखिए राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके मुख्य सचिव होते हैं। रट लेना भाई, रट ही लेना, क्योंकि सवाल यही होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। इसका कार्य क्या है? राज्य स्तरीय नीतियों के समन्वय और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी। अब देखिए मुख्य सचिव है मतलब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डंडा है, मतलब ब्यूरोक्रेसी इसमें पूरा कार्यभार देख रही है, तो वो क्या करेगी? क्रियान्वयन का जो है जिम्मेदारी इसके ही हाथ में रहेगी। किसी भी राज्य हो या कुछ भी हो, असली जो चलाने वाले कौन होते हैं? वो ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रशासनिक जो ढांचा होता है वही चलाता है। तो देखिए राज्य कार्यकारी समिति, कार्यकारी का मतलब क्या है? कार्य कर रहे हैं, क्रियान्वयन नाम ही निकल के आ रहा है। अध्यक्ष मुख्य सचिव, राज्य स्तरीय नीतियों के समन्वय, नीतियों में समन्वय स्थापित करना तथा क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी इस निकाय की या इस संस्था की। राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम भी इसी का है। अब देखिए तीसरा जो स्तर है, तीसरा और आखिरी स्तर है जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र किस प्रकार से विकसित किया गया है।
जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, वैसे ही जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण होता है, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण होता है, वैसे ही हर जिले में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण DDMA है। स्थापना आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत त्रिस्तरीय ढांचे में, ये आखिरी जो ढांचा है इसको विकसित किया गया। अध्यक्ष कौन होता है भाई? इसका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट। उपाध्यक्ष होता है स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष से होते हैं। स्थानीय प्राधिकरण निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि जो है इसके उपाध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट। कार्य क्या होता है? वही होता है भाई जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का होता है, राज्य स्तर पर राज्य प्रबंध प्राधिकरण का है, वैसे ही जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का है। जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, NDMA जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो है इनके दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का काम ये करता है। आपदा के समय राहत व बचाव कार्य का समन्वय भी इसके द्वारा किया जाता है। जिला प्रशासन की उत्तरदायित्व व भूमिकाएं। जिला प्रशासन की उत्तरदायित्व व भूमिका क्या होती है? आपदा पूर्व तैयारी रखना, मतलब कि आपदा से निपटने के लिए आपने पूर्व तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है भाई। जिला प्रशासन की उत्तरदायित्व व भूमिकाएं। आपदा पूर्व तैयारी, अगला है संभावित आपदाओं व खतरों की पहचान करना कि ये वाला क्षेत्र इस आपदा से गिर सकता है, यहाँ पर इस प्रकार की आपदा आ सकती है, इस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ सकता है, उनकी पहचान करने का काम भी जिला प्रशासन का है। जिला आपदा प्रबंध योजना का निर्माण व क्रियान्वयन करने का काम भी जिला प्रशासन का है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी जिला प्रशासन का है। आपदा के दौरान कर्तव्य, राहत व बचाव कार्यों का संचालन करना, त्वरित प्रतिक्रिया दल जो है का गठन करना, प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाना, आपदा के बाद पुनर्वास कार्य करना, प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना, पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करना, आपदा से सबक लेकर भविष्य की योजना बनाना। लगभग जो भी होता है आपदा के दौरान, आपदा से पहले, आपदा के बाद, ये सारे जो बॉटम स्तर पर कार्य किए जाते हैं वो किसके होते हैं? जिला प्रशासन के दायित्व होते हैं। तो लगभग इनमें से ये अप्लाइड सवाल है, आप आराम से कर दोगे कि इनमें से ये कार्य नहीं होता तो 3 पॉजिटिव आएंगे, 1 नेगेटिव आएगा, तो आपको वैसे भी ये आंसर मिल जाएगा। फिर भी एक बार देख लेना इनको। स्थानीय प्राधिकरण की भूमिका, जो स्थानीय होता है बिल्कुल बॉटम लेवल पे, उनकी भूमिका क्या रहती है? संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाएं, PRI, नगर पालिकाएं, जिला व क्षेत्रीय बोर्ड स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं भाई। पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं, जिला व क्षेत्रीय बोर्ड जो होते हैं वैसे इसके अंतर्गत आते हैं। इनके कार्य क्या क्या है? आपदा प्रबंध कार्यों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम है। पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग देने का काम भी इनका है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना बनाने का काम भी स्थानीय प्राधिकरण की भूमिका के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि NDRF उद्देश्य क्या है? आपातकालिक प्रतिक्रिया राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए इसका गठन किया गया है। संरचना क्या है? केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये। इसको वित्त पोषण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। राज्यों को आवश्यकता अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। 11वीं वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें इसकी की गई थी। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि, ये क्या है भाई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत वित्तीय व्यवस्था करने के लिए अलग अलग ढांचों का निर्माण किया गया है, अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि विकसित की गई है जिसके ये काम है। ऐसी संरचना होती है। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि NCCF का गठन किया गया। परिवर्तित रूप इसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि NDRF में विलय कर दिया गया है। आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी जो संस्था है, निधि का जो निर्माण किया गया है, उसको अभी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में शामिल कर लिया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा
आकस्मिकता निधि को उसमें शामिल कर लिया गया है। उद्देश्य क्या है? गंभीर आपदाओं के लिए त्वरित वित्तीय सहायता, क्योंकि कोई भी आपदा है, मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा वित्तीय सहयोग की जरूरत होती है, यदि जहां पर वित्तीय सहयोग नहीं हो पाता तो आपदाओं से निपटने में बहुत समय लग जाता है, तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है और ये किसी भी देश के योजना निर्माण की अहम भूमिका होती है या अहम ढांचा होता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राष्ट्रीय आपदा प्रबंध नीति। अब इसमें देखते हैं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि SDRF जो है, वैसे ही जो राष्ट्रीय लेवल पे विकसित की गई है वैसे ही राज्य में विकसित की गई है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, और जब देश के लिए होगी तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि हो जाएगी, और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्थापित की गई। उद्देश्य क्या? आपदा प्रभावित को त्वरित राहत प्रदान करना, वही काम है। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं 2019 में इसने की डॉक्टर M वीरप्पा मोइली समिति द्वारा की गई। राहत का पैमाना SDRF और NDRF के तहत सहायता राशि बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। आपदा न्यूनीकरण निधि, स्थायी राहत कार्यों के लिए अलग निधि बनाने का सुझाव भी दिया गया। वित्त पोषित स्रोत, वित्त पोषण के स्रोत, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क को GST में समाहित किया गया। 2015-16 में NCCD तो ये इतना धन है जो एकत्रित हुआ है। ये कुछ आंकड़े हैं, डाटा है जो आप एक बार रीड करके जाना, PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध नीति 2009 की शुरुआत 2009 में NDMA द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध नीति 2009 की मुख्य उद्देश्य क्या है इस नीति के? रोकथाम, समन, तैयारी, अनुकूलन के माध्यम से एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना। ये सेंटेंस आ सकता है कि ये उद्देश्य किसका है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध नीति का है, जो 2009 में आई, शुरुआत 2009 में होती है। रोकथाम मतलब आपदा जो हो रही है उनका किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं। इन सभी के माध्यम से एक सुरक्षित भारत का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान, नवाचार और शिक्षा से रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञान, लोगों में जागरूकता है, नवाचार लाएं कि किस प्रकार से कौन सी आपदा का सबसे पहले पता लगा सकते हैं, इसके लिए नवाचार, और शिक्षा का स्तर बढ़ा के आपदा को रोकथाम की जाए, तैयारी और प्रतिक्रिया से क्षमता है जो बढ़ाए आपदा प्रबंधन के लिए। और क्या काम है? आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक रणनीतियों को अपनाना, मतलब ये जो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, इसको अपना के ही हम जो है आपदा से कम नुकसान के अंतर्गत आएंगे, वरना भारी नुकसान होता रहता पहले की तरह। आपदा जोखिम पहचान करना, मूल्यांकन करना, न्यूनीकरण के लिए संस्थागत ढांचे को और मजबूत करने का काम भी इस नीति के तहत उद्देश्य रखा गया। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों को विशेष राहत उपायों में प्राथमिकता देने का काम भी इस का है भाई। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016। अभी नीति 2009 पढ़ी, उसके मुख्य उद्देश्य देखे, और अब देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016 के बारे में। परिचय, भारत सरकार ने 2016 में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना जारी की। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना कब जारी की? 2016 में जारी की। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क, ये क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क, इसको जानने के लिए पिछले वाली स्लाइड देखें, हमने अच्छे से इसको पढ़ा रखा है, जिसका जो उद्देश्य क्या है 2015 से लेकर 2030 तक का इसमें उद्देश्य रखा गया है। COP 21 पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप इसको बनाया गया है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क एवं COP 21 के लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया। किसको? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध जो योजना बनाई गई 2016 में, इसको सेंडाई फ्रेमवर्क और COP 21 के अनुरूप बनाया गया है। उसके लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है कि ये और ये, इसमें जो लक्ष्य रखे गए हैं उसी प्रकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016 को विकसित किया गया। ये योजना आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक दिशा निर्देश से उत्तरदायित्व प्रदान करती है। भाई, मुख्य विशेषता इसकी क्या है? आपदा प्रबंधन के चरण, योजना में रोकथाम चरण देखिए भाई, योजना में रोकथाम, न्यूनीकरण, अनुकूलन व पुनर्निर्माण को शामिल किया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 प्राथमिक कार्यों को इसमें अपनाया गया है। आगे देखिए,
5 विषयगत क्षेत्रों में कार्यवाही। मुख्य विशेषता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016 की मुख्य विशेषता में पहली विशेषता आपदा प्रबंधन के चरण योजना में रोकथाम, न्यूनीकरण, अनुकूलन व पुनर्निर्माण को शामिल किया गया है। दूसरे में सेंडाई फ्रेमवर्क के प्राथमिक जो 4 प्राथमिकताओं को है उनको अपनाया गया है। और क्या है, 5 विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए विशेष जो है एजेंडा अपनाया गया। जोखिम की समझ, अवलोकन, मतलब जोखिम की समझ होनी चाहिए कि ये जोखिम है, इससे ये अपने को नुकसान हो सकता है। तो अवलोकन, नेटवर्क, सूचना प्रणाली, अनुसंधान, आपदा जोखिम आकलन, संचार तंत्र, डाटा साझा करना, ये जो है इसमें रखे गए हैं। आपातकालीन बीच समय बचाव। अब देखिए 5 विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई में पहला जोखिम की समझ, दूसरी आपातकालीन बीच समय बचाव, तीसरा जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संरचनात्मक उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, चौथा है आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु गैर संरचनात्मक उपाय किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और पांचवा है समता विकास। ये 5 जो है इसके क्या रखे गए हैं, विषयगत क्षेत्रों में कार्यवाही निर्धारित की गई है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे और फिर पीडीएफ में से रीड करके जाना। लास्ट टाइम में आपको सवाल यहां से मिलेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016 और 19 का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016 की कमियां। अभी हमने 2016 है उसको पढ़ा, लेकिन कुछ कमियां हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। फिर क्या सुझाव दिए गए, क्या उपाय किए गए 2019 में, उनको भी हम देखेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस गतिविधि पर ध्यान देना है, इसकी स्पष्टता इसमें नहीं रखी गई है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना पहली बार भारत में अपनाई गई 2016 में, इसकी कमियों में पहली कमी हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस गतिविधि पर ध्यान देना, इसकी स्पष्टता इसमें नहीं निर्धारित की गई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर स्पष्टता इसमें नहीं है। पूर्व चेतावनी प्रणाली पर चर्चा हुई, लेकिन व्यवहारिक जानकारी कम है। सामुदायिक भागीदारी सीमित है, सामुदायिक भागीदारी को ज्यादा शामिल नहीं किया गया है, जिसके बिना कोई भी योजना अधूरी रहती है। एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों के साथ कमजोर एकीकरण देखने को इसमें मिलता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग का सीमित विवरण इसमें मिलता है। क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया, लेकिन ये बिखरा हुआ नजर आता है। संस्थागत समन्वय स्थापित था, लेकिन प्रभावी नहीं है। पुनर्वास व पुनर्निर्माण की स्पष्ट रूपरेखा इसमें नजर नहीं आती। कानूनी व नीतिगत ढांचा अपर्याप्त नजर आता है। ये कुछ कमियां हैं जो है योजना 2016 की। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2019 के सुधार। 2019 में वापस से राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना निर्धारित की गई। इसमें देखिए आपदा की स्थिति और साइबर सुरक्षा जैसे नए खतरों को शामिल इसमें किया गया। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है भाई, साइबर अपराध वर्तमान भारत में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो ऐसे नए खतरों को इसमें शामिल किया गया, इस योजना में शामिल किया गया। जलवायु परिवर्तन अनुकूल व न्यूनीकरण को समाहित किया गया। पूर्व चेतावनी प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया गया। जो 2016 की कमियां थी उस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया। जो 2016 में कमी थी कि सामुदायिक जो है सहयोग कम था उसमें। एसडीजी के साथ साथ मजबूत संबंध स्थापित किए गए। एसडीजी जो सतत विकास जो टारगेट है उनके साथ मजबूत संबंध 2019 की योजना में नजर आते हैं। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी नई तकनीकी को इसमें जोड़ा गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया गया। संस्थागत समन्वय और साझेदारी को मजबूत किया गया। स्थानीय स्तर पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी गई। कानूनी और नीतिगत ढांचे को व्यापक रूप से क्या है अद्यतन किया गया। ये था भाई एक प्यारा सा टॉपिक, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे मेरी रणनीति का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि ये टॉपिक कहीं पर भी हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा, तो मैंने अलग अलग सोर्स से आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की। निश्चित रूप से मेरी पूरी आशा और उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा। ये टॉपिक 3 क्लासेस की हो चुकी है। एक जो है जलवायु परिवर्तन
उपाय है उसकी क्लास भी हो जाएगी। फिर ये अपना टॉपिक है जो कवर हो जाएगा। और यहाँ से सवाल निश्चित तौर पे आपको 80-90% सवाल जो इस टॉपिक के है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये पीडीएफ प्राप्त करने के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, टेस्ट सीरीज के लिए जो अपना ऐप है वो भी डाउनलोड कर ले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।